नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ियों पर आज हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री खुद हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ियों का चरण वंदन करेंगे। साथ ही शाम को ओम पुल पर भजन संध्या भी आयोजित की गई। प्रशासन ने सभी कार्यक्रमों की तैयारी पूरी कर ली। तो कांवड़ियों का चरण वंदन करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यात्रियों पर आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी और भजन संध्या का भी आयोजन हुआ है और प्रशासन ने बाकायदा उसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली है। तो आज कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होगी। आपको बता दें कि प्रशासन लगातार कांवड़ियों की व्यवस्थाओं में लगा हुआ है और इसी के एवज में भजन संध्या का आयोजन भी किया गया है, जो कि आज शाम को होगा और यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। यानी कि धामी सरकार कांवड़ियों को लेकर किसी भी तरह से कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। पूरी तत्परता के साथ प्रदेश की सरकार कांवड़ियों को हर तरह की सुख सुविधा देने में लगी हुई है। उन्हें किसी तरह की कोई समस्या ना हो, जलाभिषेक करने में, कांवड़ ले जाने में, रास्तों पर जल की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था और पूरी तरह की व्यवस्था के बाद अब उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी। आज शाम को भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है, जिसको लेकर पूरी तरीके से प्रशासन ने तैयारी कर ली है और कांवड़ियों का चरण वंदन करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों कांवड़ मेले की धूम है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य को लेकर तो लौटते ही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से कांवड़ के जरिए संदेश देने का चलन भी बढ़ा है। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में भव्य और आकर्षक कांवड़ देखी जा रही है, जिसमें कोई राम मंदिर मॉडल की कांवड़, तो कोई कांवड़िया सोमनाथ मंदिर की, तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा को ही कांवड़ के रूप में ले जा रहा है। दिन के समय भव्य मंदिरों के मॉडल वाली कांवड़ लोगों का ध्यान खींचती है, तो वहीं रात के समय लेजर लाइटों से जगमग आकर्षक कांवड़ मन मोह लेती है। कांवड़ को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए शिव भक्त खुलकर पैसा भी खर्च कर रहे हैं। धूमधाम से कांवड़ियों का 1 से 2 और लगभग 30 से 40 लाख रुपए तक की लागत बताई जा रही है। इसके पीछे कुछ भी नहीं है, भोले बाबा की कृपा है और ऐसे ही लाते रहेंगे जैसे ला रहे हैं। हर बार कुछ अच्छा दिखाएंगे। ये टोटल एस्टीमेट होगा तकरीबन 5 लाख के लमसम, डीजे वगैरह और सब। हमारे ग्रुप है, शिव सर्वर ग्रुप है हमारा, सब अरेंजमेंट हो जाते हैं। जब राम मंदिर हिंदुओं को समर्पित मोदी जी ने करा था और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, तो हमने सोचा था कि गंगा स्नान करा के हम इनको जरूर लेके आएंगे बस। और इससे ज़्यादा हमने इस बारे में कुछ नहीं सोचा, बस डायरेक्टली हमारे मन में जो ख्याल आया हमने इसको पूर्ण कर दिया। पहली हमारी कांवड़ यात्रा है मोदी जी को लेके और करीब इस मूर्ति में 8.5 किलो के आसपास का वजन है, जो करीब मैंने 11:30 बजे हर की पैड़ी से उठाया है और ये 195 किलोमीटर दूर खेकड़ा तक ये यात्रा रहेगी। ये भी हमारे साथ है, भगवान शंकर और मोदी जी दोनों हमारे साथ हैं, क्योंकि मोदी जी भगत तो भगवान शंकर के ही हैं। ये कांवड़ यात्रा आप देख पा रहे हैं, पीछे शिव परिवार का जो भव्य मूर्ति है, ये डासना मंदिर के लिए बनी है। इसको स्नान करा के कांवड़ के साथ हम लोग वापस लेके जा रहे हैं शिव शक्ति धाम डासना। ये तो ब्रास की है, काफ़ी महंगी है, काफ़ी महंगी मूर्ति है, मेरे ख्याल से 40 लाख के। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर टिहरी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। सीएम ने आपदा शिविर राजकीय इंटर कॉलेज विनय खाल में रह रहे पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सीएम के सामने इस दौरान कई पीड़ित भावुक भी हो गए। तो आपदा प्रभावितों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पीड़ितों ने उनको अपना हाल बताया और सीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया उन पीड़ितों को।
अगली खबर टिहरी से है, जहां प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दौरा किया, जहां उन्होंने भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। तोगली गांव में भारी बारिश और भूस्खलन से एक मकान में मलबे से 2 महिलाएं के दबने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसडीआरएफ, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर रवाना हुई और खोज बचाव कार्य शुरू किया। मकान के ऊपर सीसी मार्ग का मलबा आने से क्षतिग्रस्त हुआ था और प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का यह कहना है कि रेस्क्यू टीम के मलबे से दोनों को निकाल लिया और घायल वीरेंद्र सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद पीएचसी बेलेश्वर भेजा गया। बताया कि मृतकों के 4-4 लाख के राहत राशि के चेक परिजन को दिए गए। मुख्यमंत्री सहित जिलाधिकारी से लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आपदा के समय धैर्य न खोएं। देखिए, टिहरी जनपद के घनसाली विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव अतिवृष्टि से बहुत प्रभावित हुए हैं, जैसे तौली गांव, जहां पे हमारे एक ही मकान के अंदर माँ बेटी दब गई, जिनको सरकार की तरफ से राहत राशि दी गई, भवन क्षतिग्रस्त हुआ उसकी राशि दी गई और उस परिवार को वहां से शिफ्ट किया गया। उसके बगल में गांव जहां पे लगातार पानी आ रहा है, मलबा आ रहा है, अतिवृष्टि के कारण वहां के लोगों को परेशानी हो रही है। उन 55 परिवारों को वहां से शिफ्ट करके एक राजकीय इंटर कॉलेज में रखा है, जहां उनके खाने का, पीने का जो भी व्यवस्था है उनके लिए कर सकते हैं सरकार के द्वारा। मेडिकल कैंप है, साफ सफाई है, लाइट है, चाय पानी की सभी व्यवस्था उनके लिए की गई है। क्योंकि आप जानते हैं मैं कल वहां गया था और प्रभावितों से जब मैंने बात की, मुझे इस बात का संतोष है कि उन्होंने कहा है कि सरकार ने अच्छा इंतजाम किया है, प्रशासन ने अच्छा इंतजाम किया है। और आप देखिए, घटना के थोड़ी देर बाद प्रशासन वहां पहुंचता है, का मतलब प्रशासन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि मुस्तैद रहना है, तो उस मुस्तैदी से। खबर देहरादून से है, जहां राज्य के एक शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा राजनीतिक उद्देश्य से निकाली जा रही है। इसके जरिए वो केदारनाथ धाम को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इस यात्रा से कांग्रेस का अंदरूनी द्वंद्व सामने आ गया है। तो कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा लगातार जारी है और इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है कि कांग्रेस ये यात्रा करके भ्रम फैलाने का काम कर रही है और ये यात्रा राजनीतिक उद्देश्य से निकाली जा रही है। तो कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है केदार यात्रा करके। और दिल्ली की कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद हल्द्वानी में भी अब कोचिंग सेंटर पर शिकंजा कसा जा रहा है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण हल्द्वानी के निर्देशों के क्रम में शहर में कई कॉम्प्लेक्सों के बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें से 1 दर्जन कोचिंग सेंटर में बने भवन के संबंध में कोई भी मानचित्र और अन्य अभिलेख मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गए। साथ ही मौके पर पार्किंग के संबंध में कोई व्यवस्था भी नहीं की गई। देखिए, अभी जो हाल में घटना हुई है उसी के क्रम में हल्द्वानी जो हमारा नगर क्षेत्र है उसमें संचालित जितने भी कोचिंग सेंटर हैं और इस तरह के जो संस्थान हैं, खासकर जो बेसमेंट में चल रहे हैं, उसकी हमारी टीम द्वारा कल जांच प्रारंभ की गई है। 7 से 8 सेंटर कल देखे गए हैं और उनसे उन बिल्डिंग बायलॉज के तहत जो उनके मैप सैंक्शन है उसकी प्रति मांगी गई है। न दिखाने पर अभी आज नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। साथ ही जो हमारा अग्निशमन विभाग है उसके माध्यम से भी अग्निशामक यंत्र की जो नियमानुसार उनमें स्थापना है या नहीं है, या उनके द्वारा वांछित लाइसेंस लिया गया है नहीं लिया गया है, इसकी भी जांच के लिए आज अग्निशमन विभाग को निर्देशित किया जा रहा है। तो दिल्ली जैसे हालात में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जिनको लेकर डीएलडीए ने बेसमेंट का निरीक्षण किया और कोचिंग सेंटर को बाकायदा नोटिस दिया गया है। तो दिल्ली में घटना होने के बाद हल्द्वानी में भी इस तरह के चेकिंग अभियान चलाया गया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ हल्द्वानी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, दिल्ली में घटना जो हुई
इसको देखते हुए उत्तराखंड में भी डीएलडीए ने निरीक्षण किया इसका, यानी कि वो अंग्रेजी की कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि दुर्घटना से परहेज भली, और इसी के मद्देनजर इन कोचिंगों का निरीक्षण किया गया। अमित, बिल्कुल शिव, मैं आपको बता दूं दिल्ली में जिस प्रकार की घटना कोचिंग सेंटर में हुई है उसको देखते हुए अब उत्तराखंड में भी इस चीज को बढ़ती जा रही है, और उसी के तहत लगातार अब कोचिंग सेंटर पर शिकंजा जो है प्रशासन का वो कसा जा रहा है, जिसकी शुरुआत हल्द्वानी में भी हो चुकी है। हल्द्वानी में आज जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की तरफ से तमाम जो हल्द्वानी के अंदर कोचिंग सेंटर खोले जा रहे हैं उन सभी को यहाँ पर उनका निरीक्षण किया गया, और जो कॉम्प्लेक्स है उनमें किस प्रकार की अनुमतियां थी वो इस कोचिंग सेंटर के निरीक्षण के दौरान लगभग कितनी कोचिंगों का निरीक्षण किया गया, बेसमेंट का निरीक्षण किया गया, और कितने अपार्टमेंट हैं जिनका निरीक्षण किया, और क्या कुछ उन्हें गाइडलाइन दी गई, क्या कुछ संदेश दिया गया उन्हें, या क्या कुछ उन्हें स्ट्रिक्टली गाइडलाइन दी गई? देखिए, मैं आपको बता दूं जब यहाँ पर जिला प्राधिकरण की तरफ से यहाँ पर जब निरीक्षण किया गया तो कई कॉम्प्लेक्स ऐसे थे, दर्जन बढ़ते अगर ज्यादा की बात किया तो वहाँ लगातार निरीक्षण किया गया, और कई कॉम्प्लेक्स ऐसे थे जो मानकों के अनुरूप नहीं थे, और जो कोचिंग सेंटर में जो मानक होते हैं वो उस कोचिंग सेंटर के द्वारा पूरी तरीके से दरकिनार किए गए थे। तो यहाँ पर कई कोचिंग सेंटर के यहाँ पर चलान भी किए गए, और साथ ही सख्त यहाँ पर हिदायत भी दी गई है कि जो भी जरूरी इसमें कोचिंग सेंटर के अंदर जो जरूरी है उन सभी को पूरा कर लिया जाए, नहीं तो कोचिंग सेंटर बंद कर दिया जाएगा। और साथ ही कई कोचिंग सेंटर में यहाँ पर कई अनुमतियां भी देखने को मिली है यहाँ पर पढ़ाने को लेकर के भी, और बच्चों की जिस प्रकार से संख्या है उनका पूरा अभिलेख नहीं है, यहाँ पर जो जानकारी थी उनका अभाव यहाँ पर था, तो उन सभी को देखते हुए काफी सख्ती से यहाँ पर प्राधिकरण में कार्रवाई की गई है। और जो कॉर्पोरेट के यहाँ पर मालिक थे उनको कहा गया है कि कोचिंग सेंटर के अंदर तो जरूरी जो यहाँ पर काम होते हैं उनको होना चाहिए, आपके कॉम्प्लेक्स में वो सभी चीजों की कमी है जो भवन कॉम्प्लेक्स के अंदर होनी चाहिए, तो उसको भी यहाँ पर कई प्रकार से यहाँ पर कोचिंग सेंटर के द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, और उस कारण यहाँ पर नोटिस भी यहाँ पर दिए गए। उसके अलावा फायर ब्रिगेड के भी कोचिंग सेंटर को निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए। तो पूरी तरीके से शिकंजा कहीं ना कहीं कसा जा रहा है। यहाँ पर तो कोचिंग सेंटर जो एक तरह चल रहे हैं जिनकी कोई जानकारी नहीं है, जो पूरे नियम फॉलो नहीं कर रहे, तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर हिदायत दी गई है। अमित, हमने दिल्ली की दुर्घटना जो दिल्ली में हुई कोचिंग सेंटर वाला मामला, उसमें हमने बहुत सारी खामियां देखी, और हमने ये देखा कि कोचिंग सेंटर किस तरह से बस एक जुगाड़ू काम करके कोचिंग सेंटर चलाने लगते हैं, और जिसका भुगतान हमें दिल्ली वाली घटना की तरह ही भुगतान करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या ये जो डीएलडीए की तरफ से ये बेसमेंट का निरीक्षण किया जा रहा है, कोचिंगों का, अपार्टमेंट का, ये एक अच्छी पहल, यानी कि दुर्घटना से पहले ही ये जो समझदारी वाला पूरा एक तरीके से कदम उठाया गया है, ये एक बेहतर पहल? अमित, बिल्कुल, दिल्ली की घटना के बाद से कहीं ना कहीं सीख ली है प्रशासन ने, और वो घटना अन्य जगह ना हो, उत्तराखंड में ना हो, उसको लेकर के लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। दिशा निर्देश कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कार्यालय है वहां से लगातार आया है, और उसको देखते हुए हल्द्वानी में ये पहल की यहाँ पर स्थानीय विभाग होंगी कहा जा रहा है। और तो ये जो निरीक्षण किया जा रहा है, जो खास करके जो कोचिंग संस्थाएं बेसमेंट में अपना कैंपस चलाती हैं, ये जो निरीक्षण किया जा रहा है ये सिर्फ हल्द्वानी तक ही सीमित है, या उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जहां जहां भी कोचिंग संस्थाएं चलती हैं वहां भी पूरे उत्तराखंड में ये निरीक्षण और मतलब ये पूरा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है? देखिए शिवम, जिस प्रकार की अनियमितताएं हल्द्वानी में देखने को मिली, क्योंकि हल्द्वानी की बात की जाए कुमाऊं का मुख्य द्वार है और केंद्र है कहीं ना कहीं कुमाऊं का, तो उसके तहत यहाँ पर जनसंख्या है वो अत्यधिक है, और जो तमाम कोचिंग सेंटर है जो यहाँ पर केंद्र है वो लगातार बनता जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर तरह तरह के कोचिंग सेंटर खोले जा रहे हैं बच्चों की अधिकता देखते हुए, और कई अनियमितताएं यहाँ पर देखी गई है आज निरीक्षण के दौरान भी। तो इसको देखते हुए अब बात की जाए तो जहां जहां कोचिंग सेंटर होंगे यहाँ पर प्राधिकरण की तरफ से निर्देश भी दिए गए कि वहां पर जो टीम है प्राधिकरण की वो अपने अपने क्षेत्र में लगातार यहाँ पर कोचिंग सेंटर निरीक्षण करे, और अनियमितताएं अगर पाई जाती है तो कार्रवाई के निर्देश दिए गए। और ये कार्रवाई यहाँ पर जिला विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी थे उनकी तरफ से कहा गया कि कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी, और जब तक यहाँ पर कोचिंग सेंटर के जो यहाँ पर इसको अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी, और लगातार ये कार्रवाई लगातार और अन्य शहरों भी होनी जा रही है। अमित, तो ये जो
ये जो कोचिंग सेंटर हैं इनके मानक क्या ये अपने मानकों के अनुरूप चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, इस पर तो फिलहाल सबकी नजर होनी चाहिए और पूरे उत्तराखंड में इस तरह के अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार अब कोई ना हो। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून मदिरा की दुकानों में ओवर रेटिंग को लेकर जिला आबकारी अधिकारी ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि शराब की दुकानों में लगातार मिल रही ओवर रेटिंग की शिकायतों पर डीईओ राजीव चौहान ने बताया कि ओवर रेटिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हमने सभी दुकानों में एमआरपी लिस्ट लगा रखी है, फिर भी एमआरपी रेट से ऊपर कोई भी शराब बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसका चालान किया जाएगा। साथ ही सभी दुकानदारों को टाइमिंग के साथ दुकान खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। अगर समय से पहले भी कोई दुकानदार दुकान खोलता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उनमें जो मदिरा दुकानें है तो एमआरपी होती है वो लागू नहीं। उसका कारण उसके पीछे ये है कि मदिरा दुकानों में जो अधिभार लगता है एमएमजीडी, उससे वो 50% अधिक एमआरपी मतलब एमएमजीडी अदा करते हैं। और बोतलों में जो एमआरपी होती है वो रेगुलर शॉप्स के अधिभार के हिसाब से तय की जाती है। तो कुछ तो ओवर रेटिंग की जो शिकायत है वो भ्रम के कारण है। फिर रही बात, ये मैं भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, जो हमारी रेगुलर शॉप्स है उनमें ऐसी शिकायतें आती हैं जिसके आबकारी नीति में कई प्रावधान है उसमें दंड के। हम बार बार चालान करते हैं, पहली बार में 50,000, दूसरी बार में 75,000, तीसरी बार में 1 लाख और उसके ऊपर हर बार 1 लाख रुपए उनका। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में रैंकिंग में सुधार के लिए नगर निगम ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। बीते साल की तरह इस साल भी देहरादून शहर का नाम देश के टॉप 50 शहरों की सूची में शामिल करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि बदहाल सफाई व्यवस्था से रैंकिंग कैसे सुधरेगी। नगर निगम के मुताबिक कुल 9500 अंकों में से जो निकाय सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करेगा उसे उतना ही बेहतर रैंक मिलेगा। पिछले वर्ष हमको स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे भारत में 68वीं रैंक प्राप्त हुई थी, 68। और इस वर्ष हमारा लक्ष्य है कि हम टॉप 50 शहर में आए। इसके लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जिन बिंदुओं पर पिछले वर्ष हमको कम स्कोर मिला था, जैसे सेग्रीगेशन का पॉइंट था, लीगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग का पॉइंट था अथवा सीएनडी वेस्ट का पॉइंट था, इस बार उन सभी कमियों को पूर्ण करने का प्रयास किया गया है। लीगेसी वेस्ट निस्तारण प्रारंभ हो गया है। सेग्रीगेशन के लिए हमारी टीम 47 वार्ड में जमीन जागरूकता अभियान लगातार कर रहे हैं। सीएनडी वेस्ट के लिए भी हम टेंडर प्रक्रिया के चरण पर हैं। तो ये सब चीजों पर सुधार आया है और जिन चीजों पर हमने पिछले बार अच्छा स्कोर किया था, जो चुनौती दी गई, हम लगातार उन स्टैंडर्ड को। तो वहीं बीते दिनों टिहरी के घनसाली में बारिश ने तबाही मचाई, भीषण तबाही मचाई। तोली गांव में आए भारी भूस्खलन से मां बेटी मलबे में जिंदा दफन हो गए। तो गांव के 15 आवासीय मकान मलबे में तब्दील होने के बाद से आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत बचाव कार्य चल रहा है। वहीं जब घनसाली विधायक शक्ति लाल शाह गांव में प्रभावित लोगों से मुलाकात करने पहुंचे तो लोगों ने उनका जमकर विरोध किया, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर अब मामले को लेकर भाजपा का बयान सामने आया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि जब इस तरह की घटना होती है तो लोगों का हक अपने जनप्रतिनिधि पर बनता है, जिसके चलते कभी कभी जनप्रतिनिधियों को आक्रोश झेलना पड़ता है। कभी कोई कहीं पर कोई अप्रिय घटना घटती है तो सबसे पहले उनका जो हक बनता है अपने जनप्रतिनिधि के प्रति बनता है। आक्रोश भी वो लोग करते हैं, अपने जनप्रतिनिधि प्रति आक्रोश भी दिखाते हैं, शिकायत भी करते हैं और फिर जनप्रतिनिधियों के आक्रोश को झेलता भी है और उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास भी करता है। विधायक की भी अपनी सीमाएं हैं और उन सीमाओं में रहते हुए वो यथासंभव सत्यलाल शाह जी तो तत्काल जो है फौरी तौर पर वहां क्षेत्र में पहुंच गए थे और पहुंचने के बाद जितना संभव हो सका वो राहत और बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। वहां की जिलाधिकारी भी लगातार 3 दिन से उस क्षेत्र में डटे हुए हैं। आज गढ़वाल के कमिश्नर भी वहां दौरा कर रहे हैं। कहीं कोई कमी रह गई हो, कहीं पर कोई आवश्यकता होगी तो उसकी पूर्ति भी करेंगे। कल हमारे टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने भी
वहां भ्रमण किया है, वहां के लोगों से मिले हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से उसकी समीक्षा भी की है कि क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जनता का हक है, उनका अधिकार है अपनी जनप्रति। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस। नमस्कार।